हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी आईएएस। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग अपनी एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 3 है, जिस अध्याय का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, इससे पहले हमारे इस बुक के क्लास 11th एनसीईआरटी के बुक के अध्याय 2 हो चुके हैं, पहला और दूसरा। वो इससे पहले लेक्चर में है, तो आप इन्हें पहले देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए और उसको भी देख लीजिए। और इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि जिन लोगों ने हमारी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी करने का जो सीरीज में भाग लिया है, या जिन लोगों ने अभी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी नहीं की है, वो कर लीजिए और साथ साथ आप इसको भी करिए। तो इस वीडियो का लिंक आप उन दोस्तों को भेजिए जिनको ज़रूरत है, या कोई क्लास 11 में पढ़ रहा हो या यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, मतलब जिनको ज़रूरत पढ़ने की, मतलब जो पढ़ रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, हम इसमें हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की उत्पत्ति हुई कैसे। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन चीज़ भरी हुई है। अब हम पृथ्वी के अंदर जाके घुस के तो देखेंगे नहीं कि उसमें क्या भरा हुआ है, कितनी गहरी है, तो चीज़ हम सारी चीज़ इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक भी करिए, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो हम इसको देख लेते हैं कि पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं, और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। शब्द जो हम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और जब समझाने का जो कोशिश, जिस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर आपको कुछ लगता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई क्वेरी, कोई डाउट हो आप उसे बताइए। क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है? ठोस गेंद है क्या, या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? कभी देखा आपने? बताइए। आपने कभी टेलीविजन में ज्वालामुखी का उद्गार होते हुए देखा है? नीचे से निकलती हुई लावा, मतलब जमीन के अंदर से निकलती हुई लावा। आप देखेंगे कि पहाड़ से आपको दिखे उसमें लावा निकल रही है, आग से निकल रही है उनमें, और वो जहाँ जहाँ लावा जाता है ना, उनमें आग लगती जाती है। वनस्पति, पेड़, जो भी चीज़ें वहाँ से, जैसे जहाँ से वो लावा बहेगा ना, वहाँ से आग जलती चलती है, बर्न होता जाता है, चीज़ें जल जाती हैं। अगर कोई रोड है, रोड भी जाम हो जाता है, क्यों? लावा है। आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। कैसे? अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर। देखिए, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका, भाई कौन पहुंचेगा वहां पे, और ना पहुंच सकता है। देखिए, पहुंच सकता है तो ये तो बात नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए, वैज्ञानिक लोग ये मान रहे हैं कि हम इतने ऊंचे ऊंचे आकाश में चले गए हैं, अंतरिक्ष में चले गए हैं, चंद्रमा पर चले गए हैं, तो पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और ना पहुंच सकता है, ये दावा कर रहे हैं। तो पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। मतलब पृथ्वी के ऊपर आप जो भी चीज देख रहे हैं, चाहे आप पर्वत देख रहे हो, चाहे आप पठार देख रहे हो, आप कुछ भी चीज देख रहे हो, ये सब पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं के कारण है, प्रक्रियाओं के कारण। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अब ये बहिर्जात, अंतर्जात क्या होती हैं? देखिए, हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो भी क्रिया होती हैं, चाहे इसमें लावा बन रहा हो, चाहे इसमें भूकंप आ रहा हो, तो ये हमारी होती है अंतर्जात प्रक्रियाएं। अंतर्जात प्रक्रियाएं जो पृथ्वी को ऊपर की ओर बल लगाती हैं, ठीक है। अब उसमें जैसा मान के चलो, हमारी पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा ऊपर कोई हमारा पर्वत बन गया या कोई पठार बन गया। अब इस पर्वत और पठार का अनच्छादन होगा कैसे? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, वायु चलेगी, वर्षा होगी, तो उसके मिट्टी का अपरदन होगा, कटाव होगा और उसका जमाव होगा।
तो ये होगी हमारी बहिर्जात बल। तो ये आप जो भी चीज देखते हैं ना आप इस पे पृथ्वी पर, ये आपके अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण ही होता है। अंतर्जात प्रक्रियाओं देखिए, अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। ये बात उन्होंने कह दी है कि अगर अंतर्जात प्रक्रियाओं के अगर बल को नहीं समझते आप लोग, तो आप किसी भी क्षेत्र की भू आकृति को समझना आपके लिए मुश्किल होगा, ये उन्होंने बता दिया है। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। भूगर्भिक प्रक्रियाएं, मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है। मानव जहां भी रह रहा है ना, जिस भू आकृत क्षेत्र में रह रहा है, तो वो उससे ही प्रभावित होगा। कैसे? जो व्यक्ति पठारी क्षेत्रों में रह रहा है तो पठारी क्षेत्रों से प्रभावित होगा, जो व्यक्ति पहाड़ी इलाकों पर रह रहा है तो वो उनसे प्रभावित होगा, जो व्यक्ति मैदानी क्षेत्रों में रह रहा है तो उनसे प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि वो वहां की जलवायु है, वो वहां की भूआकृतियां हैं। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है, यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, पृथ्वी कंपन यानी भूकंप आप समझेंगे क्यों होता है, या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूप्रपटी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। इससे पहले जो अध्याय में आपने पढ़ा है कि उसमें देखा है कि परपटी से लेके क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। कैसे? भूपृष्ठ हो गया, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया, ये सारी चीज हम आपको वही बताएंगे। यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। रोचक है तथ्य कि वैज्ञानिकों ने सबके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने कैसे परतों के बारे में नॉलेज इकट्ठी की, और नॉलेज इकट्ठी करने के बाद आप देखेंगे उन्होंने इन परतों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में कैसे अध्ययन किया। ये सारी चीज इसी से संबंधित है। अब देखिए, भूगर्भ की जानकारी के साधन, भूगर्भ की जानकारी के साधन। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 लिखा है। अब इसमें 6371 वैसे लिखा गया है, अब देख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर अंतर है। अगर आपको आसपास आंसर इतना ही मिल जाए तो आप इसे सही कर दीजिए। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है। इसके कारण आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। यह तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप सभी को पता है, और नहीं पता तो हम आपको बता दें कि आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। तो हर व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता, हर व्यक्ति का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। जाने के लिए तो कोई उपाय हो, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो संभव नहीं है। या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सकें। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ है, ये गर्भ लिखा है ना, भूगर्भ की संरचना कैसी है। ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि हमारी पृथ्वी यानी भूगर्भ अंदर से कैसी बनी हुई है, परिस्थितियां कैसी हैं, और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। कैसे? परोक्ष। अब देखिए, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। मतलब इस जानकारी का स्रोत आप देखेंगे, कुछ तो डायरेक्ट नमूने प्राप्त हुए हैं, कुछ अनडायरेक्ट मतलब परोक्ष, आप समझेंगे, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखिए, ये प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं, मतलब डायरेक्ट सोर्स। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टाने हैं। ये बोल रहे हैं पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ किसके हैं? वो है धरातलीय चट्टाने, अथवा वे चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, वे ठोस प्रमाण हैं, मतलब ठोस चट्टान है। अथवा वे चट्टाने जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें,
दक्षिण अफ्रीका की, जो दक्षिण अफ्रीका का है। तो आप देखिए दक्षिण अफ्रीका, आप देखिए वहां पर देखिए सोने की खान कहाँ पर है। उस सोने की खान में 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक गहराई इन्होंने खदान की है। पर वो 3 या 4 किलोमीटर की गहराई से, 3 से 4 किलोमीटर गहराई से अंदर जाना संभव नहीं हो पाया। क्यों? उतना गहराई जाने पर, इतनी गहराई जाने पर उसका तापमान अधिक था, टेम्परेचर अधिक महसूस हुआ, लोग जा ही नहीं पाए। तो इससे गहरी उसकी खुदाई हो नहीं पाई। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य क्या दो मुख्य देखिए, दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अब भैया दो मुख्य परियोजना कौन कौन सी जिस पर संसार के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो ये है, देखिए ये है गहरे समुद्र में प्रभेदन परियोजना। मतलब जहां जहां गहरे समुद्र हैं वहां पर आप खुदाई करिए, ड्रिलिंग करिए, जिससे हमें वहां पर कम खोदना पड़ेगा। और ऊपर समुद्र का तापमान, मतलब ऊपर समुद्र का पानी है तो हमें तापमान भी इतना महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये है। दूसरा समन्वित महासागरीय प्रभेदन परियोजना, ये भी महासागर में खोदने से संबंधित है। क्योंकि आप देखेंगे महापृष्ठीय जो हमारा पृष्ठ क्षेत्र है उसकी अपेक्षा महासागर की जो पृष्ठ है उसकी मोटाई कम होती है। उसकी मोटाई 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक होती है। और इनकी आप देखेंगे महाद्वीपीय पृष्ठों की, इनकी मोटाई 35 से लेकर 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि आप पृष्ठ के बच्चा महासागरों का नीचे तरी है ना, उस पर खुदाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि आप पृथ्वी के जो अंदर की जो भी पदार्थीय अवस्था है, मैग्मा है, और जो भी जानकारी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज तक सबसे गहरा प्रभेदन जिसमें तो ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे थोड़ा याद रख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए आज तक सबसे गहरा प्रभेदन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। जो भी आपका आर्कटिक क्षेत्र है उसमें एक कोला जगह है ना, महासागर में, आर्कटिक महासागर में कोला जगह है। उस कोला महासागर में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। इससे भीतर जाना संभव नहीं हो पाया। तो इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। कैसी? असाधारण। तो देखिए ये हमारे मतलब क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सोर्स हैं, प्रत्यक्ष सोर्स हैं ये। एक तो हमारी खुदाई हो गई, खनन किया हमने, जिससे आप देखिए आपके दक्षिण अफ्रीका में आप देखिए कोलार की खान है ना, और आप इसे देखिए आर्कटिक महासागर में कोला, यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग की गई है। इससे हमें क्या डायरेक्ट सोर्स मिले। अब देखिए इसके अलावा आप देखेंगे ज्वालामुखी से जो भी उद्गार होकर लावा बाहर निकलता है, उस लावा के बाहर निकलने से उसका जो भी लावा होता है, उस लावा को हम क्या करते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि लावा निकला तुरंत उठाया, भरा और ले जाकर रख दिया उस लैब में, नहीं, ठंडा होने के बाद तो उसको लैब में चेक करते हैं। तो उसमें देखते हैं, देखिए हमारी पृथ्वी की अंदर की संरचना कैसी है। अगर हमारी पृथ्वी अंदर गर्म ना होती तो लावा कैसे बनता, ये लावा उद्गार होता कैसे, अब समझिए। तो हमारे ज्वालामुखी उद्गार भी क्या है, हमारा प्रत्यक्ष सोर्स है हमारी जानकारी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है ना, तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला, पर यह पता नहीं कर पाते कि मैग्मा कितनी गहराई से आया, मैग्मा कितनी गहराई से बाहर निकल आया, इसका पता नहीं कर पाते। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से आया है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर से कैसी है, गर्म अवस्था में, भाई तभी तो मैग्मा बना है। अब मैग्मा कितनी गहराई से आया है इसका आंकड़ा नहीं पता कर पाया अभी तक। तो ये हमारे हो गए प्रत्यक्ष सोर्स। अब देखिए अप्रत्यक्ष सोर्स क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट। देखिए पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ के गुणधर्म का अगर विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण करने से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी हमें मालूम पड़ती है। प्रत्यक्ष तो हमने देख ली, हमारा ज्वालामुखी से निकलते हुए लावा हो गए,
कोलार है ना, आपके दक्षिण अफ्रीका में देखिए 4 किलोमीटर की गहराई खदान खुद पाई है, उससे अंदर नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक है। आपके देखिए आर्कटिक महासागर में देखेंगे, आप कोला जगह पे जाएंगे 12 किलोमीटर गहराई से ड्रिलिंग नहीं हो पाई। तो ये क्या है? हमारे डायरेक्ट सोर्स है। ये क्या है? डायरेक्ट सोर्स है। और हमारी पृथ्वी पर जो भी चट्टान पाई जाती हैं उनसे भी अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती है। इन्होंने कहा है कि हम जानते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई के बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के जैसे जैसे ये पृथ्वी हमारी, मानो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो पृथ्वी के नीचे आते आते जाएंगे तो हमारा तापमान भी बढ़ेगा और ऊपर से दबाव भी बढ़ेगा। क्यों दबाव बढ़ेगा? क्योंकि भाई देखिए कोई ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे इतने पूरी इस चीज़ का भार तो इसी पे रहेगा ना, और नीचे आओगे तो इस पर भी इसका भार हो जाएगा, इससे नीचे आओगे इस पर भी इसका भार हो जाएगा, तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऊपर से इसका तापमान भी बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तब। तो वही बात है देखिए कि धरातल में गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम आंक सकते हैं। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी की जो कुल मोटाई है उसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। तापमान को, दबाव को, घनत्व को क्या किया? अनुमान किया है कि प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया। अब देखो इसका अध्ययन विस्तार से इसी में किया है, हम और इसको भी पढ़ेंगे। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं। क्या है? उल्काएं। उल्काएं कैसे? कि यह माना जाता है कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय उल्काओं का भी निर्माण हुआ था। तो जैसी हमारी पृथ्वी का आंतरिक संरचना है वैसी हमारे उल्कापिंड की संरचना है, क्योंकि उल्कापिंड जो है कहीं ना कहीं सेम टू सेम पृथ्वी जैसे ही है। इसलिए उनको जो भी उल्कापिंड हैं साल भर में या साल 2 साल में पृथ्वी से कभी ना कभी गिरते रहते हैं। तो आप देखेंगे नहीं गिरता तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें जो हम समता मंडल बोलते हैं ना, वहाँ पे जो वायुमंडल है वहाँ पे आते हैं, वो जल जाते हैं, और जो जल नहीं पाते पूरी तरह से वो पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। फिर उन्हीं उल्कापिंडों को हम लेकर क्या करते हैं? उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उनको लैब में लग जाते हैं। फिर हम ये पता करते हैं कि जो उल्कापिंड की नॉलेज जो ग्रहण की है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जैसी है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते। उसके जो पदार्थ हैं उल्काओं के वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते। फिर इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि माना यह गया है क्योंकि ये उल्कापिंड है वो पृथ्वी के समकालीन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे ही है, और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तभी उल्कापिंडों का निर्माण हुआ था इसलिए। परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है, जैसे मैंने अभी देखो एक्सप्लेन कर दिया। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। अब जैसे हमारा भूकंप पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी का भूकंप आता है, पृथ्वी का भूकंप आता है कैसे पता है? पृथ्वी का भूकंप जो आता है ऊपर आप देखेंगे, जैसे मान चलो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में अंदर हमारी चट्टानें जो बनी हुई हैं, तो चट्टाने के ऊपर हमारी जो क्या होती है? प्लेटें होती हैं। जब प्लेटें जब मूव करती हैं, ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। या तो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी, या फिर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर घर्षण करेंगी। तो इससे जब प्लेटें जब टकराती हैं या विपरीत दिशा में जाती हैं या घर्षण करती हैं तो फिर यहाँ पर कंपन पैदा होता है। या फिर अगर ये भी ना हो, बस ये तो होता है, प्लेटें जो हमारी गति कर रही हैं वो अभी भी कर रही हैं गति, हम अभी भी जो काम कर रहे हैं हमारी प्लेटें अभी भी गतिमान हैं। लेकिन जब प्लेटें विस्थापित होती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के विपरीत जाती है,
तो यहाँ पर जगह खाली होती है, तो यहाँ का गलनांक बिंदु कम होता है, दबाव कम होता है, तो गलनांक बिंदु कम होगा, मतलब कम तापमान पर भी चट्टानें पिघलित अवस्था में हो जाती हैं, लावा बनने लगता है। फिर ये लावा जैसे ही बाहर निकलता है ना, तो ये भूकंप का रूप ले लेता है। लावा निकलेगा, ठीक है, जैसे लावा निकलेगा चट्टान को तोड़ेगी तो निकलेगा, तो चट्टान टूटेगी तो क्या होगा, कंपन होगा, कंपन होगा ना, तो वो हमारा भूकंप होगा, लावा भी निकलेगा बाहर। तो ये सारी चीज में देखिए, तो हमारा भूकंप क्या है, हमारा भूकंप पृथ्वी की अप्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, अप्रत्यक्ष। दूसरी बात हम आपको ये बता दें, देखिए वो क्या, वो ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, हर जगह समान नहीं पाया जाता, हर जगह समान नहीं पाया जाता। आप देखिए ग्रेविटी फोर्स आप देखेंगे हर जगह समान नहीं पाया जाता, चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान नहीं पाया जाता। हर जगह समान अगर पाया जाता होता तो हर जगह चट्टान एक जैसी पाई जाती। ये तो मैं बहुत डीप जा रहा हूँ, मुझे इतना डीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए हमारी जो इसमें दे रखा ना, क्या गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि चट्टानें हमारी पृथ्वी के हर जगह अंदर हर जगह समान नहीं है। अगर हर जगह समान होती तो हमारा ग्रेविटी फोर्स जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हर जगह समान होता, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है हर जगह समान होता। देखेंगे तभी क्यों बोलते हैं कि हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर कम होता है, क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। किसके कारण होता है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण। अब देखेंगे गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है, जहां जैसा पदार्थ। अब देखिए श्याल, सीमा, नेफे जो चट्टानें पाई जाती हैं, हमारी जो तत्व हैं हमारे चट्टानों पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो ये भी अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जहां पर नेफे की मात्रा अधिक होगी, जिस जगह पर श्याल, सीमा, नेफे, नेफे की मात्रा जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, वो तो हमारे पृथ्वी करोड़ में पाया जाता है। लेकिन पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार आप देखेंगे पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो अलग अलग है, और इसी की वजह से चुंबकत्व गुरुत्व बल ये भी अलग है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है, और पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। जो पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है उनका वितरण कैसा, असमान है। जब असमान है तभी तो हर जगह आप देखेंगे पृथ्वी का गुरुत्व है वो अलग अलग है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है, पदार्थ के वितरण की जानकारी देती है कि हम देखेंगे, देखिए कि हमारे पदार्थ जो पाए जाते हैं वो कहाँ कितने पाए जा रहे हैं। जहां गुरुत्व बल कम होगा वहां पदार्थ कम पाए जा रहे होंगे, जहां गुरुत्व बल अधिक होगा वहां पदार्थ अधिक पाए जा रहे होंगे। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। चुंबकीय चुंबकत्व के गुण होते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूकंप की गतिविधियां हैं, ये क्या है, भूकंप की गतिविधियां भी हमारी आंतरिक जानकारी का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम एक कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं भूकंप। क्या जानते हैं हम, भूकंप जानेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि अगर आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं भूकंप। तो अब तक आपने भूकंप ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए कि भूकंप कैसे होता है। देखिए भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। भूकंप है ना, भूकंप के माध्यम से आप देखेंगे हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना उसकी संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ये बता रहे हैं आपके एनसीईआरटी में, है ना। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी का कंपन मतलब हिलना। यह एक प्राकृतिक घटना है। कैसी प्राकृतिक, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। अब ऐसा नहीं कि जहां ऊर्जा निकली भूकंप हो गया या बस शांत हो गया, नहीं, उसकी जो ऊर्जा निकलती है ना वो चारों दिशाओं में फैलती है। अब देखिए ये रही हमारी पी तरंगे, एस तरंगे, और हमारे धरातल पर जो आती है ना वो है हमारी एल तरंगे। इन्होंने बताया नहीं, ये हमारी होती है एल तरंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो तरंगे आती है ना, देखिए वैसे पी तरंगे हमारे धरातल पर सबसे अधिक पहुंचती हैं।
पी तरंगे हमारे धरातल पर सबसे अधिक पहले पहुंचती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी जो पी तरंगे हैं ना, ये हमारे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। कहां कहां से? ठोस से, द्रव से, गैस से। और जो हमारी एस तरंगे ना, एस तरंगे केवल आपके ठोस अवस्था से गुजर सकती हैं। और एल तरंगे आप देखेंगे जैसे ये पृथ्वी पर जाती है ना, तो हमारी पृथ्वी को पूरा झकझोर के रख देती हैं, पृथ्वी को पूरा झकझोर रख देती हैं। अब कितनी आयाम का भूकंप आया है, तीव्रता कितनी है, वो डिपेंड करती है। अब देखिए, प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। जो भ्रंश होता है उसके किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। और भूपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भूपट्टी की जो शैल है उसमें गहरी जो दरारें हैं वो क्या होती हैं? गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। और भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। आप देखेंगे जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांध रखता है। अब भाई ऊपर के शैल भी तो उसमें, अब जैसे मानो चलो ये हमारी दरार है। अब ये दरार मानो चलो हमारी इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है। अब इसके ऊपर भी तो पदार्थ, मतलब ऊपर भी तो उसका भार है। अब ये इसको दावे रखा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। भाई हम तो जाएंगे, हम किसी की क्यों सुने? ऊपर से दबाव है, अब वो चल दिए तो ऊपर का जो, अब ये यहाँ से जाएंगे, अब बताइए, अब ये यहाँ से इधर जाया या इधर गया, अब यहाँ पर इसमें तो कंपन होगा ना। या फिर मानिए कि ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं, ये हमारी बने इस तरफ आ रही है। अब इसके ऊपर जो पदार्थ है चपटेंगे ना ऊपर, तो इसमें भी तो कंपन होगा हल्का फुल्का। तो उन्होंने ये बता दिया। देखिए, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। एक समय पर क्या होगा कि एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जिसके परिणामस्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं। ठीक है, तो सरकेंगे तो क्या होगा? देखिए, इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा निकलती है। अब सरकेंगे तो उसमें कंपन होगा। और वही बात है कि जैसे कि आप देखिएगा अपने जल है, पानी, वाटर, उसमें कोई चीज पड़ी हुई है ऊंचाई पर, मान के चलो जैसे आप किनारे पे बैठे हुए हैं और उसी किनारे पर आप देखेंगे कि मिट्टी से टुकड़ा गिरा है, उसमें नीचे गिरा ना, तो तरंगे ऊपर आती है ना, तरंगे ऊपर आती हैं। तो वैसे ही आप जैसे देखेंगे ऐसे ही विपरीत दिशा में खिसक गए। जब विपरीत दिशा में खिसक गए तो ऊपर का टुकड़ा होगा, उसमें क्या होगा? उसमें तो गति उत्पन्न हुई होगी ना। तो वही बात कही गई है। तो ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र, यानी उसे बोलते फोकस, जहां से ऊर्जा निकलती है तो उद्गम केंद्र कहलाता है। इसके अपकेंद्र जिसे बोलते हैं हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। अब देखिए, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। अलग अलग दिशाओं में चलती जाएंगी और पृथ्वी की सतह पर आ जाएंगी। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। क्या बोलते हैं? उसे एपिसेंटर बोलते हैं। अब वैसे हमने ये आपके उद्गम केंद्र है ना, अधिकेंद्र, अपकेंद्र, हमने सारी चीज पढ़ा दी है। इससे पहले हमारा चैप्टर हो चुका है एनसीईआरटी, इससे पहले जो हमारी हुई है उनमें हमने सारी चीज बता दी है। तो ये तो है कि आपने अगर पहले एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इसे आसानी समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। मतलब जहां पर तरंगें निकलती हैं वहां की बात हो रही है। और जैसे मान चलो ये हमारा तरंग यहाँ से निकली, यहाँ उत्पन्न हुई, यहाँ से उत्पन्न हुई और यहाँ निकली, तो ये हमारा अधिकेंद्र हो गया। अब यहाँ से तरंगे सबसे पहले यहाँ उत्पन्न होंगी, जब यहाँ सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होगी तो यहाँ पर भूकंप अधिक होगा। पर ये तरंगे हमारे चारों दिशा में फैलती हैं, होकर के चारों दिशा में फैलेंगी। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ना पृथ्वी के इसके अधिकेंद्र से, जैसे भी तरंगे दूर जाएंगी ना, तो वैसे इनकी तीव्रता भी कम होती जाती है। ये सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 अंश के कोण पर होता है। तो ये केंद्र कहाँ है? हमारा ठीक ऊपर ही तो है, हमने आपको बता दिया। अभी देखिए, अब देखिए भूकंपी तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स बोलते हैं हम इसको। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, तो सभी प्राकृतिक स्थलमंडल में ही आते हैं। जो भी हमारे प्राकृतिक भूकंप आते हैं कहां पर आते हैं? स्थलमंडल पर ही आते हैं, लिथोस्फीयर पर ही आते हैं, लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अब परतें भी पढ़ेंगे। देखिए, अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक ही गहराई वाले भाग को कहते हैं। इतना जान लीजिए, हमारा जो धरातल है ना, ऊपरी पृष्ठ से आप नीचे जाएंगे तो 200 किलोमीटर गहराई तक ही पाया जाता है, और इसी पर आपके भूकंप आते हैं। भूकंप मापी यंत्र
सिस्मोग्राफ बोलते हैं हम जिसको, तो भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाले भूकंप तरंगों की या तरंगों को अभिलेखित करते हैं, मतलब उनकी गणना करते हैं कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। तो आपने नाम तो सुना होगा ना, क्या भूकंप मापी तंत्र है, ये तीव्रता मापता है। चित्र 3.1 में आप देखेंगे अभी, भूकंपी तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है कि यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। 3 अलग बनावट वाली। बुनियादी और तौर पर भूकंपी तरंगों 2 प्रकार की हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगें 2 प्रकार की हैं, भूगर्भिक तरंगें व धरातली तरंगें। अब भूगर्भिक तरंगें कौन सी होगी, अब धरातली तरंगें कौन सी होगी। अब देखिए, भूगर्भ तरंगों को बोलते हैं बॉडी वेव्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, मतलब यह है कि पृथ्वी की बॉडी है ना ऊपर, उस बॉडी के नीचे मतलब भूगर्भ, बॉडी के भीतर, वही बात बोली, भूगर्भ तरंगे बॉडी वेव्स। और धरातली तरंगे सरफेस वेव्स, मतलब ऊपर सतह पर, सरफेस ऊपर और बॉडी मतलब नीचे अंदर। तो भूगर्भ तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। जो हमारी भूगर्भ तरंगे हैं ना, जो बॉडी वेव्स है, ये क्या करती हैं, ये ऊर्जा जो निकलती है कहाँ से, उद्गम केंद्र से। जब ऊर्जा उद्गम केंद्र से निकलेगी तो हमारी बॉडी वेव्स में हमारा उद्गम केंद्र है, वहां से ऊर्जा निकलेगी, तो वहां से निकलती हुई आपके इस धरातल पर आती है, सरफेस वेव पर आती है। तो देखिए, भूगर्भ तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भ तरंगें कहा जाता है। तो ये तरंगें क्या करती हैं, अंदर दिशा में, चारों दिशाओं में घूमती हैं। भूगर्भ तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातली तरंगें कहा जाता है। क्या बोलते हैं, धरातली तरंगें कहते हैं इनको। और जो तरंगें हमारी पृथ्वी पर आती हैं ऊपर सतह पर, उनको क्या बोलते हैं, धरातली तरंगें कहते हैं। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं, ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परावर्तित हो जाता है। अब तरंगें क्या करती हैं, तरंगें का जब वेग कम होता है या ज्यादा होता है, तो वो पदार्थों का घनत्व कैसा है, ज्यादा घनत्व होगा तो इस तरंगों की गति अधिक होगी, घनत्व कम होगा तो तरंगों की गति कम होगी। ये हमने बात आपको बता दी। अब देखिए, अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा में भी बदलाव आता है या फिर यह तरंगें ये बदलती हैं। अब देखिए, भूगर्भ तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं। जो भूगर्भी तरंगें हैं, ये कितने तरह की, ये 2 तरह की होती हैं। देखिए, ये इसको हम परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और आवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इनको थोड़ा आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, भूगर्भी तरंगें भी 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी एवं पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। धरातली तरंगे हमारे पी और एस तरह की होती हैं, है ना। तो पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, इनकी गति तीव्र होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। किनको, पी तरंगों को। अब देखिए, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, यहां से मानो चलो भूकंप आया है ना, तो जैसे भूकंप यहां से उद्गम हुआ तो पी तरंगे हमारी 4 दिशा में फैलेंगी, मतलब। और सबसे पहले आप देखेंगे, चाहे इनका लिक्विड हो, चाहे ठोस हो, चाहे अर्ध ठोस हो, ये तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है हमारी, कौन, पी तरंगे। और इनकी गति अधिक होती है। क्या होती है, गति अधिक होती है और पृथ्वी के धरातल पर ये सबसे पहले पहुंचती हैं। ये बात उन्होंने बता दी है। अब देखिए, पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। कैसी, ध्वनि तरंगों जैसी होती है। तो आप इसे थोड़ा नोट कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इसको, ये फैक्ट है। ये गैसें, ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। मैंने बता दिया ना आपको। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। एस तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। कौन सी तरंगे, एस तरंगे। तो आपसे भी नोट कर सकते हैं, एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों के द्वारा ही चलती है। ठोस पदार्थ जहां अधिक होंगे, इनकी गति अधिक होगी, लेकिन पी से कम होगी, पी की सबसे ज्यादा है। एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। ये जो विशेषता है ना तरंगों की, वैज्ञानिकों ने इन्हीं तरंगों के अनुसार ही, इन्हीं तरंगों के आधार पर ही
पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझने में सहायता प्राप्त की है। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं। क्या करती हैं? वापस लौट आती हैं। जबकि आवर्तन आवर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। ये क्या करती हैं? कई दिशाओं में चलेंगी। और लेकिन इससे रिफ्लेक्शन से क्या होगा कि तरंगे वापस लौट आती हैं, और रिफ्रैक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, धरातली तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अवलेखित होती हैं। क्या होती हैं? अवलेखित होती हैं। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। कितनी विनाशकारी होती हैं। अब देखिए, भूकंपी तरंगों का संचरण क्या हो रहा है? भूकंपी तरंगों का संचरण देखिए, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगों के संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। इनकी प्रणाली क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कहने मतलब यह है, अलग अलग तरंगे अपने अलग अलग चलने की प्रकृति अलग अलग होती है। कैसे? आपकी पी तरंग की गति अधिक होती है। वो पी तरंग आपके हर स्थिति में गुजर सकती है। आपका चाहे ठोस पदार्थ हो, चाहे आपका लिक्विड हो, चाहे आपका गैसीय पदार्थ हो, चली जाएगी। लेकिन एस तरंगे आपकी केवल ठोस भाग से ही जाएगी। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होती है, और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही दिशा में होती है। मतलब ये है को पी तरंगे ना, हमारी पी तरंगे हमारी समानांतर चलती है ऐसे। ये पी तरंगे हमारी ऐसे चलती है करके ऐसे, ठीक है। और हमारी ऐसे तरंगे ना, ये हमारी लंबवत ऐसे ऊर्ध्वाधर साइड में ऐसे चलती हैं ऐसे। तो एक बात हम आपको वो बता दें कि जहां हमारी एस तरंगे जाती है ना, एस तरंगे, तो हमारी एस तरंगों की जो चलावट है हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, एस तरंगे हमारी ऐसे चलती हैं ऐसे, है ना, ऐसे। तो देखिए, जहां तरंगे ऊपर जाती हैं तो ये भाग पृथ्वी का ऐसे उठ जाएगा, फिर नीचे आई ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है ना उधर? मैं थोड़ा आपको इधर बता देता हूँ, आपको साथ दिखेगा नहीं, है ना, आपको दिखेगा नहीं। चलो मैं अभी थोड़ा बता ही दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसे तब बताता हूँ। देखिए, पी तरंगे हमारी समानांतर दिशा में चलती हैं, और आप देखेंगे यह संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में जो पदार्थ है उस पर दबाव डालेंगी। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। और यह अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी तरंगे, जैसे पी तरंगे ये अब ये हमारी समान चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, कभी कभी ऐसे भी चलती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ऐसे चल रही हैं, मान के चलो ऐसे चल रही हैं तरंगे एक दिशा में, तो इसका जो पदार्थ होगा ना, अब इसकी तरफ जाएगी तो इसका घनत्व बढ़ेगा ना भाई। पहले ये फैला उतना था, अब तरंगे ऐसी चल रही हैं तो सिकुड़ के इतना हो जाएगा। या फिर तरंगे आपकी जैसे ये पदार्थ है ऐसे चल रही है होकर के, या इधर जा रही है, तो ये पहले इतना था, अब सिकुड़ अब फैल के इतना हो गया। तो यही बात इन्होंने कही है कि ये क्या कर रही है, ये अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन करती हैं। और आप देखेंगे तो जो अन्य इसकी और भी तरंगे होती हैं पी तरंगों के अलावा, टी स्टार, है ना, और भी तरंगे होती है। मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो आपका ऑप्शनल का पार्ट बन जाएगा। तो आप ऑप्शनल तो पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी। आप जितना एनसीईआरटी में आपका लिखा है ना, उससे मैं डबल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब जहाँ जितना बता जा रहा हम उससे थोड़ा आपको बता के चल रहे हैं। तो आप देखिए, फिर अगर ज़्यादा बता देंगे फिर ये लेक्चर फिर 1 घंटे का नहीं 3 घंटे का हो जाएगा। अब देखिए, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। जैसे हमारी ये तरंगे ये वाली जा रही है हमारी एस पी, है ना, तो ये हमारी एस तरंगे ऊपर जाएगी यूं करके ऊपर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा इसके बीच में, कितना 90 डिग्री का, ठीक है। और हम आपको एक बात और बता दें, वो क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। देखिए,
पी तरंगे हमने पढ़ ली, हमारी पी तरंगे ऐसे चलती हैं होकर के, ठीक है, ये पी तरंगे चलेंगी, लेकिन ऐसे तरंगे हमारी ऐसे चलेंगी। अगर पृथ्वी ऐसे तरंगे की गति अगर हमारी ऊपर की तरफ है तो हमारा पृथ्वी भाग ऊपर उठ जाएगा, जैसे हम बोलते हैं अपनति बोलते हैं। नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं तो हमारा पृथ्वी का भाग नीचे की तरफ धस जाएगा, ऊपर जा रही हैं तो उठ जाएगा, नीचे है ना, ऐसे करके होता रहता है। तो हमारे ऊपर जो जमीन दिखती है ना, भूकंप आने ऊबड़ खाबड़, वो यही गति होती है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती है। जैसे हम ये उभार हो गया और ये गर्त बन गया, ये गर्त बन गया, ये उभार हो गया, ये उभार हो गया, ये गर्त बन गया, ठीक है। धरातल तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। जो तरंगें धरातली होती है वे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। अब हम देखेंगे छाया क्षेत्र का उद्भव। किसका? छाया क्षेत्र का। भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंप तरंगों अभिलेखित होती हैं। क्या होती है? भूकंप तरंगें इसमें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपी तरंग ऐसे क्षेत्र हैं कोई भी जहां पर भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर भूकंपी तरंगें अभिलेखित नहीं होती उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब देखिए अब हम आपको बता दें। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। पी तरंग छाया क्षेत्र, पी तरंग छाया क्षेत्र। अब देखिए हमारा ये क्षेत्र है जहां से हमारा भूकंप, ये केंद्र जहां से हमारा भूकंप उत्पन्न हुआ। अब एक बात हम आपको बता दें कि हमारी पी जो तरंगे है ना, पी तरंगे, हमारी पी तरंग, अब आपको एक बात ये बता दें पहले हम कि हमारी पृथ्वी जो अंदर से बनी है ना, वो हमारी पृथ्वी अंदर से आप देखेंगे जैसे हमारा ये ऊपरा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ कैसा है ऊपर वाला, ये हमारा ठोस है, ऊपर पृष्ठ कैसा ठोस है। इसके नीचे आप देखें कैसा है, पिघलित अवस्था में। कैसा है? पिघलित अवस्था में। इसके नीचे पिघलित अवस्था में ना। और फिर जैसे आप क्रोड पे जाएंगे ना, क्रोड इनर साइड में, इनर क्रोड, वहां पर आप देखेंगे हमारी चट्टानें ठोस अवस्था में पाई गई। कैसी? ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन वहां का गलनांक बिंद है ना, वो बहुत अधिक मात्रा में। क्यों? वहां घनत्व अधिक है, ये ठोस पाई गई है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारी तरंगें जो निकल रही हैं, पी छाया क्षेत्र, देखिए पी तरंगें निकल रही हैं यहां से, ये पी तरंगें हमारी अब आ रही, देखिए यहां तक भी आई और ये पूरे पार आ गई, मतलब यहां से उत्पन्न हुई और देखिए पृथ्वी के एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर आराम से पहुंच गई। लेकिन हाँ एक बात यह है, जैसे हमारी पी तरंगें पिघलित अवस्था से गई होंगी ना, तो पिघलित अवस्था में इनकी गति थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन ये गुजरती तीनों अवस्था से है। पृथ्वी के अंदर गैसीय अवस्था नहीं है, गैसीय अवस्था नहीं है। गैसीय अवस्था होती तो थोड़ा पृथ्वी के अंदर जो भी पी तरंगों की गति है उसकी और गति और भी कम होती, लेकिन ऐसा सिस्मोग्राफ में ऐसा नहीं बताया गया। अब देखिए जैसे पिघलित अवस्था में यहाँ पे आएंगी, यहाँ पर आएंगी तो इनका जो भी जाने की गति की जो क्षमता है, स्पीड अब थोड़ी कम होगी। फिर जैसे ठोस पर आवाज आएंगे, ठोस पर देखिए फिर आ जाएंगी, गति तेज हो जाएगी। अब आपकी देखिए ये ऐसी तरंगे, आपकी जब ऐसी तरंगे ये यहाँ से उत्पन्न हुई तरंगे, तो ये केवल आपके ठोस ठोस में चलेंगी, आपके ठोस ठोस में चलेंगी, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर के और यहां तक ये हमारा कोण बन रहा है 1 से 5 अंश का। कितने का? 1 से 5 अंश का। तो हमारी जो एस तरंगे हैं वो 1 से 5 अंश तक ही फैल रही है। और हमारी देखिए आप देखेंगे 1 से 45 अंश तक, यहां से लेके 1 से 45 अंश तक, और यहां से भी 1 से 45 अंश तक, है ना। अगर हम बीच का हम 180 मान लें पूरी लाने होकर के, तो इसका देखिए 180 से इधर हो गया, 180 से इधर हो गया। अब इसके 1 से 45 अंश मतलब यहाँ पर तो 1 से 45 अंश के इधर, 1 से 45 अंश के इधर इस साइड, और 1 से 5 अंश के इधर इस साइड। देखिए तो बीच का हमारा क्षेत्र बचा है 105 से लेकर के 145 बीच में कैसा हमारा छाया क्षेत्र है। किसका? पी तरंग का छाया क्षेत्र है, जहां पर ना आपकी एस तरंग गुजरती है ना आपकी पी तरंग गुजरती है। तो ये आप देखेंगे ये 145 अंश से लेकर के और 145 अंश यहां तक, यहाँ दोनों साइड में क्या है, यहाँ पर हमारी पी तरंग निकल रही है। कैसी? पी तरंगे। तो ये जो क्षेत्र बचा हमारा 105 से लेकर के 145 बीच दोनों दिशाओं में, दोनों साइड में, तो ये हमारा क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर हमारा पी तरंग छाया क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमारा पी तरंग छाया क्षेत्र है। ये हमारा होगा पी तरंग का। पी तरंग आपकी देखिए दोनों तीनों
पृथ्वी के पूरे भाग में फैल रही है। मतलब यह है पूरे भाग में फैल नहीं रही, पूरे भाग में गति कर रही है। कैसे? यहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ आ रही है। लेकिन हमारा जो छाया क्षेत्र बचा है ना, छाया क्षेत्र, वो छाया क्षेत्र बचा है 105 से लेकर 145 अंश के बीच में। 105 से लेकर 145 अंश के बीच में। कितना? 105 से लेकर 145 अंश के बीच में हमारा ये छाया क्षेत्र बचा है पी तरंगों का। ये छोड़ के हमारी तरंगे गति कर रही है, पी तरंगे। अब बात करते हैं एस तरंगों की। किसकी? एस तरंगों की। ये हमारा भूकंप आया यहाँ से। अब भूकंप आया, जैसे ही भूकंप एस तरंगों का आया तो हमारे बीच में पड़ गया भाग क्रोड़ वाला। अब क्रोड़ भाग में जैसे जाएंगे ना अंदर, जैसे आप इस पॉइंट पे जाएंगे ना क्रोड़ पे, हाँ, तो यहाँ तो हमारा ठोस अवस्था है, यहाँ तो हमारी ठोस अवस्था है। लेकिन इससे इतने जो अवस्थाएं बची ना, ये हमारी पिघलित अवस्था में। तो हमारी जो एस तरंगे हैं वो पिघलित अवस्था में, द्रव अवस्था में जा ही नहीं पाती, वो कोई ठोस में चलती हैं। तो ये तरंगे इस तक, यहाँ तक आई और यहाँ करके ये मुड़ गई। देखिए ये तरंगे ठोस में चल रही है और मुड़ गई। और ये आपकी तरंगे जो हमें भूकंप तरंगे, ये आपकी केवल 1 से 5 अंश तक ही दोनों साइड में 1 से 5 अंश तक ही अपना फैलाव दिखा रही हैं। और इसके बाद अब आप देखेंगे 1 से 5 अंश से लेकर 1 से 5 अंश के बीच में इनका क्या है? एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। ये क्या? एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। क्यों बना छाया क्षेत्र? क्योंकि ये तरंगे इससे गुजर ही नहीं पाई। जब इससे तरंगे गुजर नहीं पाई तो ये तरंगे इधर साइड में ही फैल गई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना चैप्टर, लेकिन फिर मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको अपने एनसीईआरटी से ज़्यादा एडवांस लेवल का समझा दिया है। अब बात आती है ऑप्शनल वाले की, तो ऑप्शनल वाला समझना आपकी कुछ जरूरत का कम है नहीं है। अब देखिए, विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। और चित्र आ और ब में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है, अभी हमने देखा है। ठीक है, यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 1 से 5 अंश के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों की ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। हम इसमें देखिए, आपको इसमें आप देखेंगे 1 से 5 की जो तरंगे है ना, ये 1 से 5 अंश तक की है। यहाँ पर आपकी एस तरंगे भी आ रही हैं और आपकी पी तरंगे भी आ रही हैं, लेकिन एस तरंगे आपके 1 से 5 अंश की बात नहीं आ रही। पी तरंगे आपके 1 से 5 और 145 अंश के बीच में जो क्षेत्र बन रहा है वो हमारा छाया क्षेत्र बन रहा है। इसमें तरंगे नहीं आ रही। ठीक है, इसमें नहीं आ रही दोनों साइड में। और आपके एस तरंगों में आप देखिए 105 अंश तक ही आ रही हैं दोनों साइड में, लेकिन 105 अंश के बाद देखेंगे 105 से लेकर के 105 के बीच में दोनों साइड से देखेंगे ना, तो इसमें हमारा क्या आ रहा है? इसमें हमारी भूकंप तरंग आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा जो बीच का भाग है क्रोड़ से जैसे हम जाएंगे मेंटल वाला भाग होता है, जैसे हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर, जो हमारे भूपृष्ठ के नीचे वाला स्थल भाग होता है ना, स्थल भाग होता है ना भूपृष्ठ, उसके नीचे बार होता है स्टेनोस्फीयर, वो हमारा दुर्बलता मंडल होता है। तो दुर्बलता मंडल में वो हमारा द्रवस्था में होता है, मतलब अर्धपीड़ित अवस्था में। तो अर्धपीड़ित अवस्था में आपकी तरंगे नहीं जाती इस वाली, इसलिए वो तरंगे यहाँ से यूं मिल गई हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अब पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया। ठीक है, भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 1 से 45 से अंश से परे केवल, अब उन्होंने वही बात लिख दी जो हमें समझाई है, जो हमने समझाई है ना, वही बात लिख दी है। पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 1 से 5 अंश और 1 से 45 अंश के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती, चाहे पी तरंग हो चाहे इस तरंग हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शेडो जोन है 105 अंश के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। 105 अंश के बाद जो भी क्षेत्र बचता है ना, उस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे आपके एस तरंगे नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? मैंने आपको बता दिया। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 अंश से 145 अंश तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है, जैसा अभी आपने दिखा। देखिए ये हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये पट्टी के रूप में तो हो रहा है चारों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी। वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। कितना? 40% भाग से भी ये अधिक है। अब देखेंगे, अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का विवरण बॉक्स में पृष्ठ संख्या 28 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? सामान्यतः विवर्तनिकी टेक्टोनिक बोलते हैं हम। भूकंप की अधिक आते हैं,
मतलब प्लेट टेक्टोनिक के भूकंप होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में आते हैं, उन्होंने ये कह दिया है। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। चट्टानें सरकती है ना, तब ये होते हैं। अब देखिए अगला क्या है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तन की भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। जब ज्वालामुखी निकलते हैं ना, सक्रिय मतलब जब ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, उद्गार होते रहते हैं, तो ये भूकंप वहां पर आते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है। अब देखिए जहां पर खदानें हो रही हैं, आप खोदते गए, ऊपर जो छत थी वो बैठ गई, धड़ाम से नीचे गिरी, पूरी लगता है कि जमीन हिल गई, मतलब कंपन से होता है। आप ये छोड़ो, आप प्रैक्टिकल करिए कि अगर आप रोड पर आप कहीं जा रहे हैं या थोड़े रोड से थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, मान के चलो अगर कोई गाड़ी आई और उसका टायर फट गया, आवाज हुई बहुत तेज, आपको देखेगा कि भूकंप हो गया, मतलब जैसे फटेगा ना धरती से हिल जाएगी। ये भी क्या, ये भी तो भूकंप ही है। अब देखिए जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। भाई रासायनिक विस्फोट होगा, जैसे आवाज आएगी तो उससे भी भूकंप होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। यहाँ बांध होना चाहिए, बांध। अब देखिए जैसे ये बांध है, जैसे मान के चलो ये बांध है, ये क्या है, ये बांध है। अब इस बांध में आपने पानी भर दिया, जल भरा हुआ है, यहाँ पर सर में क्या है, तो इतनी एरिया में जल है। तो आप अनुमान लगाइए कि यार इतनी एरिया में जल भरा हुआ है, इतनी एरिया में तो कितना भार होगा, और आसपास के क्षेत्रों में भार कम होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जमीन में जो भार होता है ना ऊपर, उसके बैलेंस अगर डिसबैलेंस होता है ना, तो उससे भी भूकंप आता है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि आप यहां से मिट्टी खोदेंगे, यहां से आपने मिट्टी खोदी, यहां से मिट्टी खोदी आपने, यहां मिट्टी जमा कर दी, मतलब ये बांध वाला नहीं, मैं अलग बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये मैं थोड़ा आपको मिटा के बता दूं, थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए जैसे आपका, जैसे मान के चलो कि आप कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, और आपको उसको बिल्डिंग बनाने के लिए आपको मान चलो ये हमारा बिल्डिंग बन रहा है, और हमें यहाँ पर कम से कम हमें अपने मकान का जो भी बेस होता है ना, जैसे हम बोलते कुर्सी बोलते हैं, उसका हमें मिट्टी डालनी है। तो आप पास वाले खेत से क्या करें, मिट्टी खोद रहे हैं, गड्ढा हो गया बहुत, तो सरकार तभी तो मना करती है कि भाई मिट्टी खोदने पर ये कानूनी वो लेना पड़ता है, मतलब कानूनी जो अधिकार दस्तावेज होते हैं ना वो लेने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि आपको इतनी मिट्टी उठानी है। अगर किसी खेत से उठाएंगे, खेती की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो खराब होगी, और हमारा यहाँ भारत देखो यहाँ कम होगा, तो इससे हमारे भूकंप हो सकता है। भाई भूषण नीति बोलते हैं, मतलब कहने मतलब ये भू का जो भी समानता है वो असमानता हो जाएगी, ये सारी बात है। तो इनसे क्या होता है, इनसे भूकंप आते हैं। अब देखिए इन्होंने इन्हीं बात को थोड़ा इसमें चित्रों के माध्यम से समझा दिया है। अभी कौन कौन से भूकंप कहाँ पर आते हैं, देखिए भूकंपों की माप कैसी होती है। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। कितना आघात हुआ मतलब कितना नुकसान हुआ, उसकी तीव्रता के आधार पर किया जाता है। तो भूकंपीय तीव्रता की मापनी किससे होती है, रिएक्टर स्केल से होती है। तो इसको रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। किससे, ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से लेकर 10 तक होती है। कितनी, 0 से लेकर 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिकों मर्केली, इटली के जो भूकंप वैज्ञानिक कौन है, मर्केली के, आप देखेंगे मर्केली नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है कि इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। कितनी होती है, 1 से 12 तक होती है। अब हम आपको थोड़ा बता दें, देखिए ये भूकंप द्वारा हो नुकसान का एक दृश्य है उरी लोक में, है ना, एलओसी लेक ऑफ कश्मीर, है ना, एलओसी में स्थित अमन सेतु भारत। अब देखिए ये भूकंप आया, ये पूरा सेतु था, ये सेतु पूरा टूट गया। अब इसके टूटने से आप देखेंगे क्या वाहनों की गति थी वो बंद हो गई। अब इससे जो भी वाहन जाते होंगे
वो बंद हो गए ना, तो इससे आपकी जो इकोनॉमी है वो भी आपकी रुक गई। यहाँ इस क्षेत्र की और भी चीज़ें वो भी आप बाद देख सकते हैं, इकोनॉमी रुकी होगी, यहाँ पर लोगों का आवागमन रुका होगा, सरकार पर दबाव बना होगा वहाँ की सरकार पर, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये सारा लॉस होता है भूकंप आने से। अब देखिए ज्वारी लहरों द्वारा हुई तबाही एक दृश्य है ना मेरे तट पर। अब देखिए ज्वारी लहर आ गई, आप देखिए इसमें गाड़ी है ना, ये गाड़ी डूब गई, यहाँ की मिट्टी, अब यहाँ की वनस्पति, और यहाँ के आप देखेंगे यहाँ के घर, यहाँ के लोग, नुकसान हुआ ना, हुआ नुकसान हुआ। अब देखिए ज्वारी लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्रों का विध्वंस। श्रीलंका में देखिए जो आवासीय तट है ना, तट पर जो आवासीय क्षेत्र है उनका क्या हो गया, विध्वंस हो गया, मतलब वो टूट फूट गए। तो कहेंगे कि जान माल की हानि होती है। ये प्राकृतिक आपदा है भूकंप, ज्वालामुखी। भूकंप के प्रभाव, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप देखिए, भूमि का हिलना, धरातली विसंगति, भूस्खलन है ना, पंखस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातली विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ है ना, आग लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वंस होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी। ये सारा क्या है, ये सारे भूकंप वाले क्षेत्र। इनसे क्या होता है, देखिए सुनामी कब आती है, आपके उसमें समुद्र में भूकंप क्रिया हो रही हो, वस्तुओं गिरने से क्या होता है, भूकंप आता है। इमारतों टूटना, ढांचों का विध्वंस होना किससे होता है, ये सारे काम भूकंप से आते हैं। ये सारे काम जो होते हैं, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन होना है ना, सुनामी का आना, ये सारे चीजें उसमें दे रखी है, किससे होती है, भूकंप की वजह से होती है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो अब तक आपने हमारे सेशन को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर हम उनको नहीं समझते तो भी फिर हमारे जो पढ़ने का मतलब वो भी नहीं होगा कोई। तो हम चीज़ों को आपको समझाते हुए चल रहे हैं, जो चीज़ हमें आप समझनी चाहिए वो जरूरी है, तो वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले छह का प्रभाव स्थिर रूपों पर देखा जा सकता है। कहां पर, स्थिर रूपों पर, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो, मतलब जब समुद्र में भूकंप आएगा तभी सुनामी आएगी। भूकंप की तीव्रता बहुत, देखो सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, सुनामी कोई भूकंप थोड़ी नहीं है, भूकंप आने से सुनामी आती है, भूकंप आने से सुनामी आती है, ना कि सुनामी आने से भूकंप। समझिए मेरी बात को। जब जल में स्थल भाग में, उसमें महासागर भाग में जब भूकंप आएगा तभी सुनामी आएगी, ठीक है। ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंप तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, कंपन की क्रिया तो कुछ सेकंड ही रहती है, लेकिन तरंगें उठ जाती है लंबी लंबी, है ना, ऊंची ऊंची। फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब देखिए भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर विश्व के हर भाग में आप देखेंगे कि तीव्र भूकंप आते हों। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है, जहाँ भ्रंश होता है, ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में और पढ़ेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। जो 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। बड़े बड़े भूकंप तो आप देखेंगे 1-2 वर्ष में एक ही बार आते हैं, भयानक भूकंप, लेकिन छोटे छोटे भूकंप आप देखेंगे पृथ्वी के किसी न किसी भाग में वो आते ही रहते हैं और महसूस भी किए जाते हैं। अब देखिए पृथ्वी की संरचना, भूपर्पटी, इसे बोलते हैं क्रस्ट। द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्या है? ठोस पृथ्वी का यह सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और भंगुर पदार्थ क्या होते हैं? भंगुर पदार्थ वो होते हैं जो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि भाई साहब, जो आपका ज्योग्राफी विषय है ना, वो आप देखेंगे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से मान लीजिए, या इनडायरेक्ट रूप से मानिए, ये आपकी विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग है। भूपट्टी है, इसकी मोटाई महासागरों में अलग है
और महाद्वीपों में अलग है नीचे मोटाई। अब देखिए, महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों को नीचे इसकी मोटाई 5 से लेके कितनी 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक है। तब देखेंगे महासागरीय जो प्रपट्टी है इसके ऊपर महासागर है, तो उस भूप्रपट्टी का, उस महासागरीय प्रपट्टी का जो मोटाई है कितनी है 5 किलोमीटर, और जो हमारी भूप्रपट्टी है इसकी मोटाई कितनी है 30 किलोमीटर। मुख्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है, और हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यह बात है। अब देखिए, ये हमारी ऊपरी प्रपट्टी है, ये हमारी ऊपरी प्रपट्टी है, ठीक है। अब हमारा ये क्या पर्वतीय भाग है, और इस पर्वतीय भाग के नीचे आप देखेंगे इसकी मोटाई पृष्ठ की होगी कितनी 70 किलोमीटर के आसपास, कितनी 70 किलोमीटर के आसपास। और आप देखिए हमारा जो भूपृष्ठीय क्षेत्र है ये वाला, इसकी मोटाई कितनी होगी 30 किलोमीटर आसपास। और मान चलो यहाँ पर हमारा सागर बना हुआ है, सागर, तो सागर की मोटाई होगी कितनी 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। सागर की मोटाई मतलब उसकी नहीं, सागर कितना बड़ा है, सागर के तल की, जिस पर सागर ऊपर बह रहा है उसके नीचे तल होता ना भूप्रपट्टी वाला, उसकी बात हो रही है। अब देखिए, जब आप लगभग भूपृष्ठ के 200 किलोमीटर तक नीचे चले जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपका आएगा दुर्बलता मंडल, इसे बोलते स्टेनोस्फीयर। और आपके देखेंगे भूपृष्ठ, देखेंगे आप, हम आपको बता दें कि जो आपका भूपृष्ठ पाएगा ना, उस भूपृष्ठ के नीचे आपका मेंटल स्टार्ट हो जाता है, मेंटल, है ना, जो आपका ऊपर से भी दब रहा है और नीचे से भी दब रहा है, मतलब बीच में है। और ये आपका देखेंगे कि 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है मेंटल आपका, लगभग 200, मतलब मान लीजिए हाँ 100 किलोमीटर के आसपास से लेकर के 100 या 120 किलोमीटर से शुरू होगा ये, और ये आपके 29 किलोमीटर तक पाया जाएगा आपका मेंटल, ठीक है। और आपके 29 किलोमीटर से लेकर के आपका देखेंगे ये नीचे 6371 किलोमीटर तक की गहराई तक आप देखेंगे ये आपका क्रोड पाया जाता है, क्रोड, ये रहा क्रोड, ठीक है। अब आप देखेंगे 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर के बीच में, 2900 किलोमीटर और 5100 किलोमीटर के बीच में आपका द्रवावस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं आउटर कोर यानी बाह्य कोर, ठीक है। और 5100 लेकर के 6371 के बीच, यहां तक के बीच में ये आपका ठोस भाग होता है। कैसा ठोस होता है, और यह पाया जाता है क्रोड, मतलब इनर कोर, ठीक है। तो आपके मन में एक विचार होगा, सर जैसे पृथ्वी के अंदर नीचे जाते हैं तापमान बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है, यहां द्रव है, पर यहां ठोस कैसे हो गया, यहां तो तापमान और बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये ठोस अवस्था इसलिए है क्योंकि हमारी इस पूरी पृथ्वी का दबाव यहां इस क्षेत्र पड़ रहा है। जब दबाव अधिक हो गया तो यहाँ का जो गलनांक बिंदु है ना वो भी अधिक बढ़ गया है, वो भी अधिक बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर ये पदार्थ है ना ठोस अवस्था में पाया जा रहा है। अब इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ना डिटेल में, तो फिर इसके लिए स्पेशल क्लास आपके लिए इसके लिए लगानी पड़ेगी, उसमें बड़े आराम से समझ में आएगा। अब देखिए मेंटल, द मेंटल, भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह है मोह, क्या मोह अशांतत्य से आरंभ होकर 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब यह मोह ये क्या है, देखिए हम आपको बता दें। जैसे आपकी ये हमारा, जैसे ये परत है क्रस्ट परत, भूपट्टी क्रस्ट, ठीक है, भूपट्टी क्रस्ट मान लेते हैं ये है, ठीक है। अब ये हमारा क्या सागरीय क्रस्ट है, सागरीय क्रस्ट, ठीक है। अब आप विचार करिए कि जैसे ये सागरीय क्रस्ट हो गया, ये भूपट्टी क्रस्ट हो गया, तो इस सागरीय क्रस्ट के तुरंत बाद ही भूपट्टी क्रस्ट स्टार्ट हो गया क्या, बताइए। जैसे ये परत है, ये हमारी भूपट्टी पृष्ठ है, क्रस्ट बोलते हैं, ये हमारी महासागर क्रस्ट है, ये यहां पाई जा रही है। तो आप ये बताइए कि महासागर क्रस्ट के तुरंत बाद ठीक ही आपका ये भूपट्टी क्रस्ट आ गया क्या, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ दूरियां मिक्सर होती हैं यहाँ तक, यहाँ तक ये आपके भूपट्टी क्रस्ट के कुछ अंश पाए जा रहे होंगे, और आपके यहाँ तक ये आपके कुछ सागर क्रस्ट के अंश पाए जा रहे होंगे। तो यही जो क्षेत्र ना ये आपका असंततता होता है, इसे बोलते हैं असंबद्धता। आई होप अब आपको समझ आया होगा। और ये आपके पृथ्वी में कौन रोड असंबद्धता है ना, मोरसिक,
रिपेटी, लोहोमेन, कई पाई जाती हैं। अब ये हम चीज आपको अलग पढ़ाएंगे, इसमें नहीं। तो ये बातें हैं। तो भूगर्भ में प्रपटी के नीचे का भाग मेंटर कहलाता है। यह है मोह अशांतित से आरंभ होकर 29 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। देखिए कितना पाया जा रहा है, ये 29 किलोमीटर यहां तक पाया जा रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ, मोह असमता से स्टार्ट हुआ और आपके 29 किलोमीटर तक ये पाया जा रहा है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या है, इस मेंटल का ऊपरी भाग ये क्या है आपका, ये मेंटल का ऊपरी भाग ये आपका दुर्बलता मंडल, ये आपका क्या है, दुर्बलता मंडल है। ये आपका यहां तक क्या है, ये आपका यहां तक मेंटल है, यहां तक। और इससे ऊपर क्या हमारा, इससे ऊपर हमारा ये दुर्बलता मंडल है। सब सब लिखा हुआ है ना, क्या समझना है इसमें बताइए। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका जाता है। कितना, 400 किलोमीटर तक आंका जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है ना, उसका मुख्य स्रोत यही है। अब देखिए यहां से लावा, इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, लंबाई गहराई 400 किलोमीटर तक माना जाता है। कहीं कहीं पर तो 200 किलोमीटर मानते हैं, 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में क्षेत्र है, ये आपका दुर्बलता मंडल होता है। मतलब कई कई किताब में लिखा हुआ है। कई लोग इसमें 400 तक मानते हैं, तो इसमें 400 तक बताया गया है। तो इसकी जो गहराई है ये 400 तक है। और जो लावा जो बनते हैं ना, लावा आपके इसी दुर्बलता मंडल बनते हैं। और यही से आपके जहां क्षेत्र अगर पतला लगा इसको कृष्ण का, भूपट्टी कृष्ण का, और वहीं पर फटाक दी से लावा निकल जाता है। अब देखिए महासागर में आप लावा अधिक देखेंगे, भूकंप, ये आपका ज्वालामुखी। और आपके जो आप देखेंगे जो आपके पृष्ठ क्षेत्र है ना, जहाँ पर लोग वाग रहते हैं भूपृष्ठ क्षेत्र, वहां पर यह ज्वालामुखी कम आता है, सागरों में अधिक आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है और महाद्वीप की मोटाई 30 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक बीच में होती है। तो जहाँ क्षेत्र पतला होगा ना, वहीं पर तो ज्यादा होंगे ना ये ज्वालामुखी, ये बात है। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊंगा, तो बहुत 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 डीप में समझा दी मैंने। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, यह ठोस अवस्था में है। दुर्बलता मंडल के ठोस अवस्था में आप देखेंगे मेंटल जो स्टार्ट होता है ना, और मेंटल से आप जैसे क्रोड की तरफ जाएंगे, क्रोड की तरफ, तो भाग कैसा होता है, ठोस अवस्था में। अब देखिए द कोर, क्रोड, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। किसने की है, भूकंपीय तरंगों के वेग ने। क्रोड व मेंटल की सीमा 29 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्रोड मान लेते हैं, ये हमारा हो गया 29 किलोमीटर नीचे गहरा। ठीक है, 29 किलोमीटर। अब ये हो गया हमारा 5100, ठीक है। और ये हो गया हमारा 6371। अब देखिए जो आपका 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर के बीच में क्या है हमारा, आउटर कोर, आउटर कोर मतलब बाह्य कोर। और 5100 से लेकर 6371 के बीच में क्या हमारा, इनर कोर, इनर कोर। समझ लीजिए, मतलब थोड़ा समझिए। और ये जो भाग है ना, ये हमारा तरल अवस्था में आउटर कोर, और ये हमारा भाग ठोस अवस्था में। किसमें, ठोस में। तो ये तो हमने आपको बता दिया ना, क्यों ठोस होता है ये बता दिया हमने आपको। क्रोड भारी पदार्थों मुख्य निकल, अब जो क्रोड किससे बना है, भारी पदार्थों से। देखिए निकल व लोहे इसका बना है, इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कब, जब इसके बाद तुम अगली कक्षा लोगे या अगले क्लास में जब होगा, या फिर इसके लिए कोई एडवांस क्लास होगी, उसमें हम आपको बड़ी डिटेल से समझाएंगे, बड़े प्यार से। अब लगेगा ना एक चैप्टर में 1 घंटा लगने दो, क्या है, पर ये आपकी एनसीईआरटी है। अगर ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो चीज़ समझ तो जाओगे, बट हमने आपको इसमें हर पहलू को बताने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्तर रूप, आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे ना। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। जैसे लावा निकलता है, गैस निकलती है, कहां से निकलती है, अंदर से आपके दुर्बलता मंडल से, ये सारी निकलकर बाहर पहुंचती है ना, कहां पर, पृथ्वी के धरातल पर। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। अभी निकल रहा हो या फिर अभी आया हो, ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तरल
चट्टानी पदार्थ द्रोलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। चट्टानी पदार्थ तरल अवस्था में द्रोलता मंडल से निकलेगा और कहां पर पहुंचेगा? धरातल पर। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जब पदार्थ मेंटल के ऊपर होगा, क्या होगा? मैग्मा होगा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के धरातल पर पहुंचा, जैसे पृथ्वी के धरातल पर पहुंचा तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका लावा हो गया। और जैसे ये आपका मैग्मा आप देखेंगे जैसे मेंटल के ऊपर होगा तो हम इसी को क्या बोलेंगे? इसको हम मैग्मा कहते हैं। तो मेंटल के ऊपर मैग्मा, अब जैसी धरातल पर आया या आने वाला है ना तो उसको हम बोलते हैं लावा। तो मैग्मा लावा में थोड़ा आप अंतर समझिए। मैग्मा लावा में थोड़ा आप अंतर समझिए। अब देखिए वह है पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है, वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा जिसे बोलते हैं ज्वलन खंडांश में ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली हैं। बस इसमें थोड़ी मात्र मुश्किल से आपको 20 मिनट का और चैप्टर बचा हुआ है। आप तो 20 मिनट और आप जुड़े रहिए। आपका भूकंप आपका विस्तार से हमने देख ही लिया, ज्वालामुखी भी देख लेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं है, हमारा समझने वाला हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए। अब इसको देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया गया है। और देखिए कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। और जो आपका हवाई द्वीप बना है ना, हवाई द्वीप ज्वालामुखी, इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। एग्जाम्पल भी क्या है आपका? हवाई द्वीप का आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये किसका है? शील्ड ज्वालामुखी का है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जो तरल लावा था उसके ठंडे होने से बनते हैं। यह है लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अधिक दूरी तक चले जाते हैं। अब ये हम आपको एक बात और बता दें, इसमें आपके आंसर में साथ नहीं लिखी हो कि जिस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो लावा कैसे होते हैं? वो लावा चिपचिपे होते हैं। और जिन लावा में सिलिका की मात्रा नहीं होती तो वो लावा कैसे होते हैं? तरल अवस्था में होते हैं। तो इसीलिए तो आप देखेंगे तीव्र ढाल वाले नहीं है, इनका मतलब ढलान अधिक मात्रा में हो जाता है। मतलब अधिक जैसे लावा बाहर निकलता है तो ये दूरी तक बहते हुए चले जाते हैं, इसलिए ये क्या है? इसलिए ढाल वाले नहीं है। अब आप इसको देखिए, आप लोग, ये है आपका शील्ड ज्वालामुखी, है ना। और ये आपका है सिंड्रो शंकु, ये रहा, है ना। ये देखिए ये बना हुआ है ना। इस तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाता है, जाए तो यदि किसी तरह से निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए, मतलब जहां से ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है ना, और वहां से अगर पानी किसी भी तरह से चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं। इससे क्या होता है? वहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अन्यथा कम विस्फोट होना ही इन्हीं की विशेषता है। यानी ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है। कैसे? फव्वारे रूप में। और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अब देखिए मिश्रित ज्वालामुखी, है ना, इन्हें ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान बोलते गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। किसमें? मिश्रित ज्वालामुखी में। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलन खंडांश में पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है और यह पदार्थ निकास नली से आप देखेंगे, निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। किसके रूप में? मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में। देखिए ये रहा शंकु सा बन गया। देखिए ये कैसा ज्वालामुखी है? ये मिश्रित ज्वालामुखी है ना। अब देखिए ज्वालामुखी कुंड, ये क्या होता है? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं
कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये बे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। विस्फोट ऐसा होता है कि जब जैसे आप देखेंगे ऊपर जो आपने ज्वालामुखी पड़े हैं, इनसे क्या हो रहा है, इनसे आपके ऊपर ही संरचना बन रही है, शंकु आकार की बन रही है ना। लेकिन ये क्या है, ये ज्वालामुखी ऐसे हैं कि इनमें विस्फोट होगा, विस्फोट होगा तो इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय क्या होंगे, ये स्वयं नीचे धस जाते हैं, स्वयं नीचे धस जाते हैं, ये ढांचा नहीं बनाते। तो धसे हुए बिंदुवश गर्त, लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ना, ये ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडारण न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित हैं और इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। अब देखिए बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, अत्यधिक तरल, जो बहुत दूर तक बहकर निकल जाते हैं, यानी निकलता है बहुत दूर तक। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कितने? 50 मीटर से भी अधिक हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है और भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, किसका? महाराष्ट्र का ना। बृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहत क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। अब देखिए आगे थोड़ा और बचा है, मुश्किल से होगा 10 मिनट का और चैप्टर, तो आप 10 मिनट और बने रहिए ना। अब देखिए इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है और मध्य महासागर कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। कितनी? 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसन में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है और अगले अध्याय में हमें इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो अभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हम आगे और भी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। अब देखिए ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है वो देख लीजिए। तो अंतर्भेदी स्थलाकृति मतलब जो पृथ्वी की धरातल पर आने से पहले ही अंदर ही लावा ठंडा हो गया, तो उससे जो भी अंदर जो भी चट्टानें बनती हैं तो उनको बोलते हैं अंतर्वेदी आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या धरातल पर पहुंचकर होता है। धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल या परतों में ही हो जाता है। ठीक है, लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। कौन सा? देखिए ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और पाताली शैल जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जो पाताली शैल जो होती है ना, पाताली शैल, तो पाताली शैल हम उनको बोलते हैं जो लावा धरातल पर पहुंचने से पहले ही नीचे ही ठंडा हो जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियों अंतर्भेदी आकृतियां कहलाती हैं। अंतर्भेदी, इनमें से कुछ चित्र आप देखिए 3.4 दिखाए गए। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी जो बड़ी, ये क्या है, ये लावा जम गया है। देखिए यहाँ से लावा निकला, यहाँ से लावा निकला तो ये लावा यहीं जम गया और यहाँ जो निकला लावा ये हो गया मिश्र ज्वालामुखी, लेकिन बीच में जो यहाँ जम गया इसको हम बोलते हैं सिल। अब देखिए लावा यहाँ तक निकला, यहाँ तक लावा निकल के यहीं तक रह गया, ये बोल गया स्कंद, ये हमारा महास्कंद है। ठीक है, अब देखिए लेकोलिथ है, देखिए दीवार से खड़ी है ना, ये क्या है, ये दीवार से खड़ी हुई है, ये हमारा क्या है, लेकोलिथ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या निकल रहा है, ज्वाला, ये हमारे ज्वाला नालिका है। अब देखिए अपरदित लेकोलिथ, ये आपका क्या बन गया, ये गुम्फद सी बन गई यहाँ पर अंदर ही, पठारा सा बन गया छोटा सा, ये हमारा हो गया अपरदित लेकोलिथ। अब देखिए ये हमारा सिंडर शंकु हो गया, सिंडर शंकु, ये हमारा लावा मैसा, जो लावा मतलब फैल जाता है। मिश्र ज्वालामुखी हो गया हमारा विकिरण, है ना, विकिरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ग्रीवा, क्या ये विकिरणकारी भित्ति के साथ ज्वालामुखी ग्रीवा, ये देख लीजिए। भस्म प्रवाह, सिंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड, ये रहा कुंड से बन गया ना। अब देखिए ज्वालामुखी होम, ज्वालामुखी डोम जिसे हम बोलते हैं गुंबद के साथ भस्म शंकु, ये रहा। ये चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं सारी चीजें ना, तो अब हम आपका टाइम गंवाए बिना जल्दी सब इसको फिनिश करते हैं, बस 5 मिनट की और बात है, आप जुड़े रहिए। देखिए बैथोलिथ, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटल में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, यह एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं
और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें बेथोलिथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेथोलिथ, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। ये हम सब आपको दिखा चुके हैं इसमें इसमें हम आपको चित्र में आपको सब दिखा सके। देखिए, अरे आजा नीचे, ठीक है। ये सब देखो, ये लेकोलिथ, इसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकोलिथ, ये बेथोलिथ है ना, बेथोलिथ। अब देखो लेकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर, ये लेकोलिथ दिखाया मैंने आपको ने। अब देखिए, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेद चट्टान है जिनका तल समतल एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्र ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। किससे? मिश्रित ज्वालामुखी की गुंबद से मिलती है। देखिए इसकी बात कर रहे हैं ना, इससे। ये है मिश्र ज्वालामुखी गुंबद, है ना। अब ये नली है, ज्वालामुखी नल का, ये रही। अब ये हमारा ये रखा है लेकोलिथ, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा लेकोलिथ ही है ये, ठीक है। अब हम इसको अब नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब हमारा टाइम इतना है नहीं है, क्योंकि फिर आप भी बोर हो रहे होंगे ना। तो अब देखिए, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं हम इसको। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ व बेथोलिथ के अच्छे उदाहरण है। किसके? लेकोलिथ व बेथोलिथ, ठीक है, बेथोलिथ। अब लेपोलिथ, फेकोलिथ व सिल, तीनों हम देखेंगे। लेपोलिथ, फेकोलिथ एंड सिल्स। ऊपर उठते लावे के कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। इसमें कमजोर धरातल में चला जाता है। यहां यह है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहां अलग अलग आकृतियों में जम जाते हैं। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाएं तो यह लेपोलिथ कहलाता है। तस्तरी रूप में ऐसे यो करके, ठीक है। तो यह लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्भेदी जांगड़ी चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अवनति के नीचे तल में लावा का जमाव पाया जाता है। अपनति, जैसे ये जो भाग होता है, ये हमारा अपनति हो गया। एक मिनट, ये हमारा अपनति, ये हमारा अवनति, अभिनति। तो देखिए, जो भाग हमारा ऊपर उठा होता है ना, ये अपनति हो गया, वो ये हमारा हो गया अवनति। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित भाग नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं। किससे नली होती है? किससे जुड़ी होती है? मैग्मा भंडार जुड़ी होती है। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं कि मना जा मन किया जम गए, ऐसे नहीं होता। ये जो मैग्मा भंडार से जुड़े होते हैं, बस ये होता है कि कोई लावा जल्दी ठंडा हो जाता है अंदर ही, कोई नहीं होता, ठीक है। ये परतदार नुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित भाग नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं और क्रमशः बेथोलिथ में विकसित होते यह ही फेकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। डाइक क्या होता है? देखिए, डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, अगर यह ऐसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। जैसे ये लंबी, जैसे ये दरार है, मान चलो इस दरार में ही आपका लावा ये जम गया, अब दीवार बनेगी अब खड़ी खड़ी सी, तो ये हमारा ये क्या बनेगा? ये हमारा ये क्षेत्र क्या बन जाएगा? ये हमारा डाइक बन गया, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की भाग समझी जाती है। तो देखिए, तो अब ये मानिए कि हमारा सेशन सक्सेसफुल रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें हर पहलू को विस्तार से समझा है। शायद किसी ने आपको यूट्यूब पर ऐसे पढ़ाया हो जैसे हमने आपको पढ़ाया, बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है, एडवांस चीज हमने आपको इसमें बताई है। हमने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए अगर नहीं की हो तो, और हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो सही लगी होगी, तो आप इसे लाइक भी करते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।